चलिए जुड़ते जाइए। सभी को गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़ते जाइए। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन ना भी आए तब भी अगर उससे रिलेटेड आए तो आपसे जरूर बने। और याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली आप लोगों को इस सेशन को कंप्लीट करना चाहिए। साथ ही सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, ताकि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और सेशन को लाइक इसलिए कर देना है ताकि और भी हमें मोटिवेट मिले और आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम जो है इसी तरह से कर दे। आज फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केमिस्ट्री सेक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी, जो भी बच्चे 2025 के लिए, चाहे आप पैरामेडिकल, झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, झारखंड बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम पैटर्न पर हमारे टेस्ट स्टार्ट है। उसमें डेली टेस्ट, ना संडे छुट्टी ना मंडे छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं, किसी दिन बंद नहीं। डेली टेस्ट आपके एग्जाम तक चलेगी, है ना। तो जिसका फी हमने जो है 250 रखा था, बट ऑफर में आपको केवल 199 रुपीज में अवेलेबल करा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन करनी है, क्या करनी है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके अच्छे से, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं झारखंड पैरामेडिकल, झारखंड बीएससी नर्सिंग या फिर झारखंड एएनएम जीएनएम के। क्या सर तीनों बैच अलग अलग ज्वाइन करनी होगी? नहीं, बायोवर्ड में यही फैसिलिटीज है। एक बैच के फी में ही आपको तीनों बैच करवाई जाएगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलने वाली है आप लोगों को? डेली लाइव क्लास प्लस में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। थ्योरी जो है थ्योरी क्लासेस होगी, जो भी लाइव क्लासेस होगी वो थ्योरी होगी। थ्योरी यानी कि चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस होगी, उसकी नोट्स भी आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस। इसका भी फी 499 है, बट अभी 350 से भी मैंने कम करके 300 कर दिया हूँ, है ना। अगर आप चाहते कंप्लीट पैकेज हो जिसमें मॉडल सेट भी रहे, जिसमें आपको 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो आप हमारा फुल पैकेज ले सकते हैं। फुल पैकेज ले सकते हैं, जिसका फी जो है हमने बहुत ही कम कर दिया है, यानी कि 450 रुपया कर दिया, जिसमें आपको जो है क्या क्या मिलता है? क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और मॉडल सेट, सब के सब हम दे रहे हैं केवल 450 रुपया में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये है आपके बीएससी नर्सिंग 2024 में पूछे गए क्वेश्चन। इससे पहले यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं सर? तो बीएससी नर्सिंग में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो अर्थात 150 क्वेश्चन तो 150 मार्क्स के होते हैं। सर सीट्स कितने हैं? तो आपके रिम्स में बीएससी नर्सिंग की कोर्स कराई जाती है, सीट्स की संख्या इंक्रीज भी हो सकती है। तो हम लास्ट तक ये बताएंगे कि इस बार कितने कॉलेज डाले गए, ठीक है। क्या निगेटिव मार्किंग है? तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी 2024 में। आगे का देखते हैं क्या होता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, है ना। डैश मतलब किसको? कैप्रोलैक्टम को पानी में कैप्रोलैक्टम को पानी के साथ उच्च तापमान पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है ना। तो कैप्रोलैक्टम को अगर पानी के साथ मिला करके हाई टेम्परेचर पर अगर गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन के तहत आपको नाइलॉन 6 प्राप्त होगी, जो कि नाइलॉन 6 क्या है?
एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि प्लास्टिक्स और फाइबर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हो जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। डैश पर्यावरण में जीवाणु विघटन से गुजरता है। देखो, जो पर्यावरण में बैक्टीरिया के कारण जो है डिग्रेड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में बताओ कौन सा ऐसा है। पीवीसी प्लास्टिक है जो कि नहीं होता, पीएसपी वही चीज है, पीएचबीवी, हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को वेलरेट, है ना, ये क्या है, आपके बायोडिग्रेडेबल है, जो कि बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है और इसीलिए ये डिकम्पोज भी हो जाता है। ठीक है, तो पीएचबीवी क्या है आपका, बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर, बाकी सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु विघटन कहने का मतलब है कि लास्ट में जाकर के ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, डैश इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। इसमें से कौन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, जो कि 80 से 85% हिस्सा होता है स्टार्च का। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई ना कोई दो तो होगा, है ना। पूछ रहा है इसमें से कौन जो है हिस्सा है स्टार्च का, जो 80 से 85% क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। सॉरी, 80 से 85% हिस्सा स्टार्च का है और वो वाटर सोल्यूबल होता है। पहला क्वेश्चन है फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज तो नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये आपके शुगर के टाइप हैं, है ना। चलो, एमाइलोज, ग्लैक्टोज और एम्लोपेक्टिन, है ना, एम्लोपेक्टिन। तो चलिए बताइए जल्दी से। देखो, स्टार्च जो है दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक तो होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, पैक्टिन। ठीक है, एमाइलोज की प्रतिशत जो होती है ना स्टार्च में बहुत कम होती है, 15 से 20% होती है। और एमाइलोपेक्टिन की जो प्रतिशत होती है यानी मात्रा होती है वो 80 से 85% होती है। एमाइलोज जो है ये आपको वाटर सोल्यूबल होता है ना। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है, डैश इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर जल में घुलनशील नहीं है, जो स्टार्च का 80 से 85% हिस्सा है ना। जल में अघुलनशील है तथा स्टार्च का लगभग 80 से 85% हिस्सा बनाता है। तो फ्रुक्टोज तो नहीं होगा बच्चों, जो जिन्होंने लगाया वो गलत है। अब बता दीजिए कौन सा होगा, एमाइलोपेक्टिन, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो याद रखना विटामिन से रिलेटेड पूछता ही पूछता है ना। तो आपके चार ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुलनशील है और दो विटामिन ऐसे हैं जो आपके वाटर सोल्यूबल हैं। तो ए, डी, के और एक और आता है ई, ये सब के सब क्या है आपके फैट सोल्यूबल है। लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये क्या है आपके वाटर सोल्यूबल है। ये क्या है वाटर सोल्यूबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ फास्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं फास्ट कर देंगे। डैश सिंथेसाइज इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बताओ। गैब्रियल पी थैलामाइड, है ना,
गैब्रियल पी थैलामाइड का उपयोग किया जाता है। क्या सर इसके साथ और भी कुछ मिलाया जाता है? बिल्कुल, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मिलाया जाता है, तब जाकर के आपका प्राइमरी एमीन का सिंथेसाइज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटरमेन, गैब्रियल यहाँ पर डी नंबर में है ना। हिंसबर्ग अलग दिए थे, हिंसबर्ग ने इसके प्राइमरी एमीन के बारे में नहीं बताया था, है ना। तो आप लोग को होमवर्क दे दूं क्या, हिंसबर्ग ने क्या बताया था, बताना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर इन N2। बॉन्ड ऑर्डर में बच्चों मैंने बताया हुआ है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, है ना। तो चलो पहले N2 का देख लेते, बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर तीनों का एक ही होगा, है ना। तो N2 का देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 7 होता है, जिसमें पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। तो याद रखिए जो पहली कक्षा में होता है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, अंतिम कक्षा वाला बॉन्ड बनाता है। तो N2 है तो अंतिम 2 नाइट्रोजन हुआ ना, इसका भी पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 5। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा वाला तो 5 5 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 बाय 2, तो कितना हो गया 6 बाय 2 यानी कि 3, है ना। अब चलिए सीओ का देख लेते हैं। सीओ का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, इस साइड देख लो सीओ का क्या। चलो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 4। ऑक्सीजन का 8 होता है, पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 6। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं सीओ का, है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 4 10, 10 माइनस 2 2 4 बाय 2, तो इधर भी हो गया 6 बाय 2 यानी कि कट गया 3। तो आंसर तो हमारा यहां से भी बन जाएगा, क्योंकि 2 का अगर 3 आया तो तीसरा का ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन सर हम तीसरा का अगर निकालना चाहे तो पहला चीज यहाँ पर देखिए प्लस में है, प्लस में है तो अंतिम यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, या नहीं तो दूसरा भी देख सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन में यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, कार्बन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 6 14। और इसका देखिए तो नाइट्रोजन में होता है 7 प्लस में ऑक्सीजन में होता है 8, तो 8 7 15, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग कर दिया तो 14। तो बात वहीं पर गया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के तहत, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक के तहत इसका भी बॉन्ड ऑर्डर समान होगा। या नहीं तो आप निकाल के भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बस अंतिम में से जो है ना ऑक्सीजन वाला में से एक हटा दीजिएगा, फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा इसका भी, है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है द डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ BF2। BF2 के मामले में द्विध्रुव डायपोल की गति क्या है? द्विध्रुव यानी कि डायपोल तब उत्पन्न होगा जब एक तरफ एक एटम बड़ा और एक एटम छोटा हो, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। तो अगर हम BF2 का देखें तो इधर तो दोनों तरफ से फ्लोरीन लटका हुआ है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो लीनियर हो गया। स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर हो गया, है ना। यानी कि दोनों तरफ इक्वल, तो कोई भी यहाँ पर डायपोल नहीं लगेगा, तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, नेट डायपोल इज 0, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस obeys आइडियल गैस लॉ ओवर ए appreciable range of प्रेशर इज कॉल्ड टेम्परेचर। वह तापमान जिस पर एक वास्तविक गैस दाब की एक प्रशंसनीय सीमा पर गैस नियतांक का पालन करती है उसी ताप को कहा जाता है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में ना टेम्परेचर को देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर किस में मेंटेन रहता है? बॉयल्स लॉ ना, और उसी को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है बच्चों? एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो।
हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डैश इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बताए थे ना, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, जो हीट सप्लाई करोगे किसी सिस्टम में और उसमें से माइनस कर देना जो वर्क डन किया गया उस सिस्टम के द्वारा, यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्मोडायनेमिक्स का वैसे क्रैश कोर्स में आप लोगों को हमने पढ़ाया है। यू यहाँ पर क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिख लीजिए जो भी बच्चा लिखना चाहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, किसी सिस्टम में कितना हीट सप्लाई हुआ। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे 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 जनरेटर ऑफ हो गया था, है ना, इसलिए आवाज चली गई थी। चलो आगे, ठीक है। डेल्टा जी इज निगेटिव देन रेडिएशन, सॉरी रिएक्शन इज, डेल्टा जी ऋणात्मक है तो प्रक्रिया डैश है। प्रक्रिया कैसा होगा अगर डेल्टा जी जो है वो अगर निगेटिव है तो, जल्दी से बताइए। स्वतः है ना, स्पॉन्टेनियस ना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर जीरो से अगर क्या हो, छोटा हो, यानी कि डेल्टा जी अगर जीरो से छोटा हो तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और डेल्टा जी जब ग्रेटर देन हो इससे तब नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें से कौन महापुरुष है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल्दी से बताओ। पोटेशियम, बहुत पीटेंगे। पोटेशियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, और उसके बाद सोडियम हो गया। ये सब के सब ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ अच्छे से मजे से क्या करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन आपका मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ, जब कोई धातु के साथ
जब कोई धातु डैश के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। बताओ, बताए हुए थे ना रिएक्शन चैप्टर में, फटाक से बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपरोक्त सभी। जब कोई धातु डैश के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो जितना भी एसिड्स होगा ना, और उसमें भी वीक ऑक्सीडाइज एसिड्स होंगे, है ना, वीक ऑक्सीडाइज एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स बोल रहे हैं, है ना, तो वो सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सब के सब आपका जो है बहुत ही रेयर होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ये भी बताए हुए हैं। कौन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है? बहुत पीटेंगे, गलत लगा दिए है बच्चा लोग पहले। देखो, जो कम क्रियाशील होगा ना वो HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को अलग कर ही नहीं सकता है। X प्लस HCl है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन का एफिनिटी ज्यादा होता है, बंधन बनाने का क्षमता, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, तो इस यहाँ पर चाहिए मोर रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन को हटा करके क्या हो सके, क्लोरीन को सटा सके अपने में, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद सट जाएगा। लेकिन कॉपर जो है बेचारा हाइड्रोजन से भी कमजोर होता है ना, तो ये जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो है वो तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बढ़े, हिंदी में भी लगा देते हैं, हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे कि हमें नहीं पता। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए हाईली corrosive foaming liquid. It is one of few reagents that is able to dissolve gold and platinum. डैश एक अत्यधिक संरक्षक धुआंधार तरल है, यह उनकी अभिकर्मकों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम को घोल सकता है। सोना को घोल देता है, जब वो सोना साफ करने वाला आता है ना, उस समय ध्यान रखना इस चीज को। जल्दी से बताओ, रेजिया नाम का होता है ना, सब लोग सुने होंगे, रेजिया। ठीक है, रेजिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्वा रेजिया होता है, रेजिया नहीं, एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl प्लस में HNO3, है ना, ये है आपका एक्वा रेजिया, जो कि क्या होता है, ये एक समझो ना कि बहुत ही अच्छा और खतरनाक एसिड का मिक्सचर होता है, जो कि जितने भी आपके इनर्ट गैस वाला, इनर्ट वाला जो सॉरी नोबल जो मेटल्स हैं, है ना, उसको भी ये क्या कर देगा, डिजॉल्व करवा देगा। ठीक है, उसको भी डिजॉल्व कर देगा, यहाँ तक कि गोल्ड को तो छोड़ो, नोबल वाला जो है ना, लाइक प्लेटिनम वगैरह जितना भी है ना, इन सब को भी ये डिजॉल्व करवा देगा, नोबल मेटल्स को भी ये डिजॉल्व करवा देगा, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, पारे का एक अयस्क है। जल्दी से बताओ, पारा का अयस्क कौन सा है, जल्दी से बताओ। सिनेबार ना, सिनेबार क्या है, पारा का मुख्य अयस्क है। जहां पर बक्साइट, सर बक्साइट क्या हो गया, एल्युमिनियम का है। हेमाटाइट क्या है सर, हेमाटाइट आयरन का है। और डोलामाइट क्या है, डोलामाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इन सब का ओर्स है। ओर्स क्या होता है, कोई बताएगा,
मतलब वो मटेरियल जिस जो अशुद्धि से भरा होता है उससे छाट करके फिर जो है स्पेशल शुद्ध पदार्थ बनाया जाता है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे अधिक आघातवर्धन धातु है। आघातवर्ध जिसको पीट करके आप लंबे चदरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये धातु याद रखना, आप जब भी जाएंगे एग्जाम देने तो धातु और अधातु के जो फीचर्स होते हैं ना, उसके जो गुण धर्म होते हैं ना, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। तो आपको पता होगी धातु का आघातवर्धनता गुण के कारण ही हम लोग सोना चांदी का जो पतला पतला जो बना लेते हैं, गला का चांदी का हो या फिर सोने का, कितना अगर सोने का चेन जो होता है ना उसका एक वाला देखिएगा ना बहुत पतला होता है। तो इसी आघातवर्धनता गुण के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टीज के कारण ही हम लोग पीट पीट करके उसे पतले धागे के रूप में या पतले चदरे के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड्स और गैस एक्सेप्ट डैश व्हिच इज ए लिक्विड। अधातुएं या तो ठोस होती है या गैसीय होती है सिवाय डैश के जो एक तरल है। अब ये भी कोई बताने वाली चीज है, ये बताओ। बताओ बताओ बताओ। क्या ये क्वेश्चन छूट गया? अच्छा ठीक है, वापस आ जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। धातुओं के पतले तार को खींचने की क्षमता को कहा जाता है। अभी तो हमने बताया कि पीट पीट करके पतला चदरे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी मतलब लचीलापन होती है, जिसके कारण पतले तार के रूप में भी हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, और ये धातु की प्रॉपर्टीज होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखा यहाँ धातु अधातु से 2-3 क्वेश्चन आ गया ना, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन रहता है। अधातुएं या तो ठोस होती है या गैसीय सिवा डैश के जो एक तरल अवस्था में रहता है। तो आपको पता होना चाहिए धातु में एक ब्रोमीन आता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो क्या रहता है, ब्रोमीन, Br, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड फॉर्म में रहता है मेटल होते हुए भी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे। धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे डैश ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर्स आर नोन एज, इसको तो सब लोग जानते होंगे ना, एम्फोटेरिक बोलते हैं ना, उभयधर्मी, जो कि जल और लवण बनाते हैं क्षार और एसिड दोनों के साथ क्रिया करके, है ना। तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, है ना। एक एग्जांपल बताओगे? ZnO, और कोई एग्जांपल? Al2O3, है ना। याद रखना, मे भी अगर पूछा गया तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ। अच्छा ये कैसे करवाया जाएगा? तो इससे कुछ दिन पहले हमने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रोड बना करके डाला जाता है, उसी पद्धति से इस रॉड से इस रॉड पर डोपिंग किया जाएगा। मान लो इधर कोई आयरन का है, ठीक है, Fe का है, और इसे हम पर डोपिंग करवाना है एल्युमिनियम का, तो इधर हम एल्युमिनियम का रॉड लगा देंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा हम इस पर इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या करेंगे, चढ़वाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
एनोडाइजिंग, है ना, क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। एनोड और कैथोड बताए थे ना, तो वही प्रोसेस है एनोडाइजिंग। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज पर कोटिंग चढ़वाते हैं। ठीक है, क्या एल्युमिनियम का ही कर सकते हैं सर, नहीं, हर चीज का कर सकते हैं। अभी जो देखते हैं आर्टिफिशियल वाला जो गोल्ड गोल्ड का जो बोलते हैं ना कि मतलब नकली गोल्ड का जो जेवर आ रहा है, तो वो गोल्ड का ही लेयर उस पर चढ़वाया जाता है इसी पद्धति के द्वारा, इसी नियम के द्वारा। जो समझ भी पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Two solution having same osmotic pressure at a given temperature are called as solution। दो निश्चित तापमान पर समान ऑस्मोटिक दाब वाले दो विलयन को डैश विलयन कहा जाता है। पहला है हाइपोस्टोनिक, हाइपरस्टोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। देखो सेम सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, याद है, इससे कुछ देर पहले हम लोगों ने बात क्या करा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले। यहाँ पर क्या है, समान ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो टर्म को कभी कभी याद रखना, आइसो मतलब समान, हाइपो, हाइपो क्या हो गया, कम हो गया, हाइपोटोनिक कम हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज्यादा, हाइपोटेंशन बीपी कम, लो बीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपोस्टोनिक एक अलग वर्ड बना दिया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड कॉमन नेम होता है, डायमेरिस इन बेंजीन ड्यू टू, एथेनोइक एसिड के अणु डैश के कारण बेंजीन में डायमेराइज हो जाता है। किसके कारण, कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, आयनिक बॉन्डिंग के कारण और वंडर वाल बल के कारण। देखो सबसे पहले इथेनोइक एसिड और बेंजीन, तो इथेनोइक एसिड और बेंजीन में बड़ा कौन दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है ना बड़ा, 6 कार्बन वाला। इथेनोइक एसिड, इथ मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन वाला, वहां 6 कार्बन वाला, तो यहाँ पर पोलराइज हो रहा है ना, एक तरफ C2H5OH, ठीक है, C2H5OH हुआ ना इथेनोइक एसिड, और यहाँ पर मान लो बेंजीन है C6H6, तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो पोलराइज हो गया, एक तरफ आ गया। और इस तरह के ये बॉन्ड में हम लोग किस प्रकार के बॉन्ड को देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड। वे दवाएं जो रिसेप्टर साइट्स को बांधती है और उसके प्राकृतिक कार्य को बांधती है उसे कहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो सर एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है कि जो न्यूट्रल फंक्शन होता है उसका, है ना, जो मान लो कि जो फंक्शन करवाना, जैसे मान लो उल्टी करवाना है ना, तो वो सपोज करो कोई दवा उल्टी करवाने के लिए हम लोग दे रहे हैं तो उसे एगोनिस्ट बोलेंगे, और कोई दवा हम लोग उल्टी बंद करवाने के लिए दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट बोलेंगे, है ना। क्या सर उल्टी वाला में नहीं, ये चीज नहीं हो रही है, बस हम जस्ट एग्जांपल देकर के समझाए। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, सारे बच्चे सेशन को लाइक करते चलिए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए पोटेंट वैसोडाइलेटर, है ना, एक शक्तिशाली वही वास्तविक, हाँ हिंदी में तो पल्ले नहीं पड़ता, है ना। चलो वैसोडाइलेटर जल्दी से बताओ। ठीक है,
एक होता है वेसोडाइलेटर, एक होता है ब्रोंकोडाइलेटर, है ना। तो वेसोडाइलेटर जो है वेसल्स, वेसो फॉर वेसल्स, है ना। और वेसोडाइलेटर जो है ब्लड वेसल्स को, जब जब ब्लड वेसल्स यानी किसी की जो रक्त की नलिका होती है अगर वो सुकड़ जाती है तो ब्लड फ्लो कम होने लगती है ना। या फिर मान लो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, घी जैसी संरचना अंदर में बन जाती है अगर पाइप में, तो वहां पर हम लोग वैसोडाइलेटर दे करके क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक होने वाली रहती है उसको बचाते हैं। ब्लड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट चौक कर जाएगा, उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ब्लड जैसे नहीं जाएगा तो हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना। तो उसे हम लोग वैसोडाइलेटर बोलते हैं। तो वैसोडाइलेटर में कौन सबसे अच्छा है, पोटेंट वैसोडाइलेटर क्या है, पोटेंट बोले तो शक्तिशाली, यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ, हिस्टामिन, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फास्ट बोलते हो ना, क्या करें, समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है ना। मेरा वो है ही नहीं कि हाँ एक का बी दो का सी ऐसे कर करके बढ़ने में ना फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के साथ ही मजा आता है हमको भी, और मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चे समझ जाए, इसलिए थोड़ा सा ये आप लोगों को टाइम लग जाती है। खैर चलिए देखते, कोशिश करते। द एडिशन ऑफ डैश टू बटर इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ फ्रॉम मंथ टू ईयर। देखो मक्खन में डैश को मिलाने से इसका सेल्फ जीवन महीनों से बढ़कर वर्षों तक हो जाता। अगर मक्खन का लाइफ साइकिल ना बढ़ाया जाएगा ना तो अभी बना 2 घंटा के बाद खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और कंपनी सबका, कोई कंपनी का नाम तो वैसे चलो सारे कंपनी होते हैं तो नाम लेने में क्या दिक्कत, सुधा हो गया, अमूल वगैरह का, इस सब का अगर जो है बटर खाते हैं, देखते होंगे वो पैक्ट आता है और कई दिनों तक चलता है। तो उसमें क्या मिला रहता है जो इतना दिनों तक बढ़ जाती है, बताओ। देखो उसमें फूड प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं, उसमें फूड प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं जो कि फूड को बचाता है ना। जो कि क्या है, BHA है। BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी नाइट्रोल है ना, लिख दूं क्या, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, है ना। ये मिला दिया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका जो है लाइफ साइकिल बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और फास्ट थोड़ा सा करते हैं। मेटल्स एवं हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम। क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। कौन हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है क्रियाशील समूह में, डाइल्यूट एसिड जो है वो क्या करेगी, इसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, जिसमें जिसमें कौन कौन सा आ जाएगा सर, तो डाइल्यूट में क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, और कौन आएगा, H2SO4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकरण करने वाले अल्कोहल हैं। जल्दी से बताइए इसके बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, फिनोल्स। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकरण करने वाले अल्कोहल है। देखो ऑक्सीडाइज तो ये होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, है ना, और किसके द्वारा, तो एल्कलाइन KMnO4 के द्वारा, है ना। अच्छा हाँ, जो कि एसिडोफिल्ड हो जाती है ना, जो कि एसिडोफिल्ड हो जाती है K2Cr2O7 के द्वारा। तो एसिड्स राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैटालिसिस यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल में हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे हाइड्रोजनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो ऑयल से घी बनाया जाता है, ठीक है, कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, जिसमें निकेल जो है एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ excess concentrated dash result in the dehydration of ethanol and given ethane। यानी कि 443 केल्विन पर अधिक सांद्रण के साथ इथेनॉल को गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथिलीन बनता है ना? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ जरा। यहां पर बनाओ, इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड, क्या बोल रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि हीट के प्रेजेंस में है ना, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों? क्या फॉर्म होता है? अरे बताओ जरा। इथिन ना, क्वेश्चन ही कर रहा, पढ़ो तो। हीटिंग इथेनॉल एट 4 इतना केल्विन एक्सिस कंसंट्रेटेड क्या? H2SO4 है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन इथेनॉल इज गिवन इथिन। तो इथिन तो मैंने बना ही दिया। क्या पूछ रहा था? H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिवन एज। इथेनोइक अम्ल एक अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में निरपेक्ष इथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके देता है। क्या देता है भाई? प्रतिक्रिया करके। एस्टर बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़े। हाँ, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अरे घर में साफ करने के लिए, घरेलू प्रयोजनों, कपड़ा उपड़ा को सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बताओ? ये भी कोई कहने वाली चीज है? सोडियम बाइकार्बोनेट ना, Na2CO3। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, निरमा। नहीं, निरमा नहीं बोलते इसको, सिर्फ वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसको धोबन 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 सोडा भी बोलते हैं शायद, है ना। वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सबस्टांस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन इन द राइट पोजिशन इज। पूछ रहा है, जब कभी हड्डी टूटा है, जाकर के डॉक्टर से जब प्लास्टर करवाते हो ना, तो वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ रहा है। नहीं बताए तो धो देंगे पकड़ के। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2, यही तो है। इसी को क्या बोलते हैं? जिप्सम भी इसी को बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जिप्सम। और सर अगर हम इसको केमिकल नेम से बोलना चाहे तो कैल्शियम सल्फेट डी या डाइहाइड्रेट, सिंपल सी बात, दो है ना इसलिए। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट डैश इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट। इसीलिए तो वो हार्ड बन जाता है। कितना डिग्री पर बताओ?
क्या छूट गया कोई क्वेश्चन क्या? अरे यहाँ, अच्छा अच्छा, अरे क्वेश्चन में पढ़ा इधर, इधर मार दिया इधर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, एक मिनट। मैंने 82 क्वेश्चन पढ़ा और इधर हो गया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 N2 2H2O, CaSO4 N2 2H2O। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, ऊपर नीचे जो क्वेश्चन हुआ ना इसके कारण। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वह पदार्थ है जिसे डॉक्टर हड्डी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP बोलते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O। और जिप्सम का क्या होता है? 2H2O और इसका क्या होता है? हाफ H2O। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, पर मैंने समय रहते हुए सुधार लिया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग जिप्सम डैश इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। अभी तो हमने हेमीहाइड्रेट के बारे में बताया था ना। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो किस चीज में बदल जाता है? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट के रूप में। चलो आगे बढ़े। मेटल्स इन देयर डैश हैव ए शाइनिंग सरफेस, धातुओं की डैश सतह चमकदार होती है। इम्प्योर स्टेट, प्योर स्टेट, आयनिक स्टेट, एलॉय फॉर्म, कौन सा? अरे बोल रहा है धातु किस अवस्था में चमकदार होती है, तो धातु प्योर स्टेट में चमकदार होती है। लड़कियां कब चमकदार लगती है? जब मेकअप में रहती है लेकिन वो अशुद्ध अवस्था होते हैं। लड़के कब चमकदार लगते हैं? जब शुद्ध अवस्था, मुंह धो करके कहीं चलते हैं तो, है ना। तो लड़के के लिए वो प्योर स्टेट हो गया, शुद्ध अवस्था हो गया। लड़की के लिए अशुद्ध अवस्था हो गया। क्यों? क्योंकि मेकअप हटेगा। लड़का का क्या है? मुंह धुलेगा, मुंह धुलेगा, मेकअप करेगा तो और बवाली मचा देगा, है ना। तो लड़के के लिए प्योर स्टेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीडाइजन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5 इज। ऑक्सीडाइजन स्टेट पूछ रहा है, कितना बार मैंने बताया है। जहां पर लिगेंड कौन सा है? CO है, जो कि नेचुरल है, न्यूट्रल लिगेंड है। और इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज 0 हो गया। तो Fe का कितना हो गया बच्चा? Fe का कितना हो गया? 0 हो जाएगा ना। जब भी लिगेंड न्यूट्रल हो, याद रखना, जब भी लिगेंड बीच वाला जो है CO5 वो लिगेंड कहलाता है। जब भी लिगेंड न्यूट्रल हो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई चार्ज ऊपर में, चार्ज अगर कोई रहता है यहाँ पर, तब हम सोचते, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो ये हमने बताया हुआ है केमिकल रिएक्शन में। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या है? जल्दी से बताओ। पर सेकेंड ना, पर सेकेंड, है ना। आप लोग बता दोगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर बताओगे या हाफ ऑर्डर रिएक्शन बता देना। आगे बढ़ते हैं। Dash series of line are the only line in the hydrogen spectrum which appear in visible region of electromagnetic spectrum। कौन सा स्पेक्ट्रम? बाल्मर सीरीज ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। Dash quantum number defines the 3-dimensional shape of orbital। क्वांटम नंबर इस बार मैंने बार बार पढ़ाया है और बार बार आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी करवाया है, तो जल्दी से बता दो। एजीमुथल ना, ठीक है, जिसका 3-डायमेंशनल शेप होता है। क्लियर? और एजीमुथल क्या करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है बच्चों? जल्दी से बताओ।
देखो एक बात याद रखना, जो जितना इलेक्ट्रॉन हटाते जाएगा ना, मान लो कि कोई यहाँ पर मान लो कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले नाभिक को यहाँ तक फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को भी बांध के रखने में। मान लो ये इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा हटा दिया, है ना, तो अब इस नाभिक के पास केवल ये कक्षा है, तो इसको तो पकड़ के रखेगा कि ये गया तो गया, इसको नहीं जाने देंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब भी रिलीज करेगा ना, तो वो क्या होगा ना, ये वो कम करने, न्यूक्लियस चाहेगा कि बाकी कक्षा को हम सुकड़ ले अपने अंदर। तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, इसलिए अब इसका साइज छोटा हो जाएगा। पी के भी वैल्यू इस बार हम बताए हुए हैं क्लास में, है ना। पी के बी का मान कितना होता है 4.75, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन एज, फैलिंग विलियन ए क्या होता है जल्दी से बताइए। एल्कलाइन सोडियम ना, एल्कलाइन सोडियम और पोटेशियम टेट्रेट, वैसे बोल सकते हैं टेट्रेट। चलो फैलिंग क्या होता है CuSO4, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली नोन एज। 2,4,6 3 जगह पर लगा रहेगा नाइट्रो, किस में, फिनॉल वाला ग्रुप में। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड ना, पिक्रिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ फिरॉन 12 इज, फिरॉन 12 का सूत्र क्या होता है जल्दी से बताओ। CCl2F2, CCl2F2, हाँ ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज एन आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स पैरामैग्नेटिक, है ना, जो कि पैरामैग्नेटिक भी है। MnCl4 3- कहीं पर दिख रहा है MnC, हाँ ये हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, आप ही लोग बोल रहे हो ना कि सर थोड़ा सा फास्ट कीजिए, तो मैं एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। When zinc oxide is heated with it is reduced to metallic, मतलब जिंक ऑक्साइड को किसके साथ अगर गर्म करेंगे, हिंदी में पढ़ ही देते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को डैश के साथ गर्म किया जाता है तो धात्विक जिंक में परिवर्तन हो जाता है। किसके साथ बताओ, कार्बन के साथ ना, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO ले लो, प्लस में कार्बन के साथ जब इसको करोगे तब नहीं यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, तो तभी जिंक में परिवर्तित हो जाएगा, तो Zn और प्लस में CO में निकल जाता है, तो कार्बन के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O2 विथ डैश इज यूज ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मेसिंग पार्ट। आयरन I3 दिया हुआ है, ऑक्साइड Fe3 डैश के साथ प्रतिक्रिया करके रेलवे पटरियों या टूटे हुए मशीन के भाग को जोड़ने का काम किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम साथ में मिलाया जाता है, और क्या, ये सब कोई कहने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्लास वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, बस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खत्म हो रहा है, फिर आप लोगों का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन, और इस जल्दी से बताइए। Sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides, है ना, ऑक्साइड से नहीं, मोल्टेन क्लोराइड से, ठीक है। जैसे कि NaCl, MgCl, क्लोराइड्स लाइक सोडियम का देखे तो NaCl, मैग्नीशियम का देखे तो MgCl, ठीक है, कैल्शियम का देखे तो CCl2 ना। चलो आगे बढ़े। Generally in India, dash gold is using for making हेलो हेलो, वॉइस जा रही है।
हाँ चल, बोल रहा है कि इंडिया में जो आभूषण बनाते हैं हम लोग, जो जेवरात बनाते हैं, वो कितना कैरेट के गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये तो तुम लोग बताओगे। देखो, शुद्ध जो गोल्ड होता है ना, वो कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का जो होता है, ये होता है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड, लेकिन ये वाला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आभूषण बनाने में। 22 कैरेट वाला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जेवर बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। इफ वन ऑफ मेटल इज डैश देन द एलॉय इज नोन एज एमलगम। किस किस मेटल के एलॉय को हम लोग एमलगम कहते हैं, या अम्लगम, जो भी बोलना चाहो, जल्दी से बताओ। मर्क्यूरी क्या ना, और ये मर्क्यूरी होता है। और ये कहाँ भरा जाता है? ये भरा जाता है, कभी दांत का सीआरसी करने जाओगे ना, दांत का जब करवाने जाओगे ना, उखड़वा के वहां बनवाने जाओगे ना, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, तब वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, तो एक हम होमवर्क के रूप में दे दे रहे हैं, और आप लोग को कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट इसका जो है, यानी बीएससी नर्सिंग का नेक्स्ट फिजिक्स का आपको पीवाईक्यू करवाए या बायोलॉजी का करवाएंगे, तो तीनों। तो इसके बाद किसका करवाएंगे, फिजिक्स या बायोलॉजी? ज्यादा कमेंट्स जिसका रहेगा उसी का पहले करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सभी लोग सेशन को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी अभी झारखंड पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग या एनएम जेएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज दोनों स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फटाफट से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।